जिस न्यायालय को लोग न्याय का मंदिर मानते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, अगर उस न्यायालय के सामने सरकार ने ऐसा कोई डाटा ही उपलब्ध नहीं कराया कि किस जाति को कम मिला, किसको ज्यादा मिला, किस जाति में किस तरह के क्वालिफाइड बच्चे कितने थे, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर किस आधार पर यह कह दिया कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए? उनको सपने कहां से आ गए? इसका मतलब ये जजमेंट कहीं ना कहीं प्रीजुडिसनेस की तरफ इशारा करता है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ बायसनेस या कहीं बाहर का दखल नजर आता है। वो किसका हो सकता है, आप बेहतर समझ सकते हैं। आज सबसे पहले तो मैं आप सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आयोजक समिति को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए बुलाया। क्योंकि जो अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन का एक जजमेंट आया, वो जजमेंट 7 जजेस बेंच का था। 1 अगस्त को जजमेंट शाम को आया और 2 अगस्त को मैंने डाउनलोड करके 565 पेज का पूरा जजमेंट पढ़ा। और पढ़ा इसलिए क्योंकि हम लोग जब अपना तर्क रखते हैं, अगर बिना पढ़े तर्क रखेंगे तो हम लोग टिक नहीं पाएंगे। वैसे ही हमारे लोगों पे क्वेश्चन मार्क रहता है, ये काबिल नहीं है, कोटे से आ गए। तो इसलिए हमें तो उनसे दुगना तिगना मेहनत करके अपने आप को उनसे 21 साबित करना होता है। इसलिए मैंने उस जजमेंट को बेहद गंभीरता पूर्वक पूरे 565 पेज के जजमेंट को पढ़ा। और उस जजमेंट को पढ़ने के बाद, अब चूंकि वकील हूं तो मैं क्रिटिकली एनालाइज भी करता हूं और कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से, कानून के नजरिए से किसी भी जजमेंट को देखता हूं। और क्रिटिसाइज करते वक्त मैं ये नहीं देखता कि सुप्रीम कोर्ट मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, उसकी परवाह नहीं है। सच के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और कुर्बानी देना हर किसी की बस की बात नहीं है। कोई सच्चा अम्बेडकरवादी ही कुर्बानी दे सकता है। तो मैंने तय किया कि जजमेंट को अच्छे से पढ़ के इसका ऑपरेशन करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले शुरुआत कब हुई, जब पंजाब के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया गया, 2 कैटेगरी में रिजर्वेशन को बांट दिया गया और उधर हरियाणा में भी बांट दिया। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए और उधर आंध्र प्रदेश ने भी सब क्लासिफिकेशन किया। तो ईवी चनैया के नाम से एक सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का जजमेंट आया और उस जजमेंट ने सब क्लासिफिकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया। और उस जजमेंट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जज की बेंच ने कहा कि ये सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के खिलाफ है। दूसरी बात, उसके अंदर कहा गया, एक इशू था क्या सब क्लासिफिकेशन लीगली किया जा सकता है या नहीं, सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि सरकार इसको नहीं कर सकती, यह विषय संसद का है और संसद भी नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तीसरा था क्या ये होमोजेनियस सोसाइटी है, हेट्रोजेनियस सोसाइटी है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया कि ये होमोजेनियस सोसाइटी है और उस आधार पर 5 जजों की बेंच ने उस सब क्लासिफिकेशन को अवैध डिक्लेयर कर दिया। उसके अवैध डिक्लेयर हो जाने से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब हरियाणा सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को इनवैलिड करार दे दिया और सब क्लासिफिकेशन को खारिज कर दिया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर एक बेंच बैठी, 5 जज की वो बेंच थी और 5 ही जज की ये थी
कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, उस जजमेंट ने, जो पिछली जजमेंट थी, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन चूंकि वो जजमेंट भी 5 जज बेंच की थी, ये जजमेंट भी 5 जजमेंट की जजों की बेंच की थी, तो कौन सा निर्णय चले, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को 7 जज बेंच को रेफर कर दिया 2022 में। और उसके बाद 1 अगस्त 2024 को ये जजमेंट आया। इस जजमेंट में मजे की बात यह है कि जो 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व हुए, जिन 3 क्वेश्चंस को पिछली 5 जज की बेंच ने कहा था कि सरकार सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती, उसको पावर नहीं है, साथ में कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, आर्टिकल 15(1) और 16(1) का उल्लंघन है, 15(4), 16(4) का उल्लंघन है। और तीसरी बात, तीसरा जो क्वेश्चन था कि ये होमोजीनियस सोसाइटी है या हेट्रोजीनियस है, तो पिछली जजमेंट में कहा था होमोजीनियस है, इसमें 7 जज बेंच ने कहा कि ये हेट्रोजीनियस है, यानी पूरी जजमेंट को पलट दिया। तो सवाल यह, जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा, उन्होंने अनेकों जातियों का एक क्लास बनाया, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की तो कोई बात संभव ही नहीं थी, उसको क्लासिफिकेशन की कोई बात थी ही नहीं। तो ये सब क्लासिफिकेशन करना पहली बात तो उस मूल भावना के खिलाफ था, जो क्लास डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में जिसकी पहचान बनाई, उसको बांटने का काम आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया, उसको बांटने का काम हरियाणा और पंजाब की सरकार ने किया। लेकिन इस जजमेंट को जब और बारीकी से पढ़ा तो मैंने पाया कि कहा 5 जज एकदम उलट बोल रहे थे और 7 जज उलट बोल रहे, इसका कारण क्या है। और अच्छी एक मजे की बात है कि एक सवाल ऐसा है जो इस कोर्ट के सामने विचाराधीन नहीं था, क्रीमी लेयर इस कोर्ट के सामने विचाराधीन ही नहीं था इशू, लेकिन इसमें अपनी मर्जी से क्रीमी लेयर को भी उन्होंने एडवाइजरी करके, वो मैंडेटरी नहीं है लेकिन एक डायरेक्टरी के रूप में, एक डायरेक्शन के रूप में क्रीमी लेयर को भी डिसाइड कर दिया कि सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार की इच्छा पे छोड़ दिया। और जो विषय इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो बात क्रीमी लेयर की गई थी, उसको कह दिया कि वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। तो एक तरीके से पूरे जजमेंट के अंदर ऐसा लगता नहीं कि ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने संविधान को नजर में रखते हुए दिया है, बल्कि पढ़ के ऐसा प्रतीत हुआ जो बातें आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर बोला करते थे, उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं इस जजमेंट में परिलक्षित होता हुआ हमने पाया। ऐसा लगा जैसे ये जजमेंट आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने लिख दिया हो और उस पर सिग्नेचर सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने किए हो, ऐसा जजमेंट को पढ़ के प्रतीत हुआ। ऐसा लगा नहीं कि जजों ने अपनी इच्छा से, कानून के नजरिए से एक लॉजिकल जजमेंट दिया हो, ऐसा पढ़ने के बाद महसूस नहीं हुआ। लेकिन और बारीकी में जाएं तो मैं एक चीज और देखता हूं, एक तरफ देश के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे जहां सरकारी नौकरियां बड़े पैमाने पर निकलती थी, चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, चाहे वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो, चाहे एमटीएनएल बीएसएनएल हो, या और दूसरे विभाग जो अंडरटेकिंग्स हो, गैस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, इन सरकारों के पिछले कार्यकाल में, इस 10 साल में या उससे पीछे का भी अगर 10 साल और गिन ले तो करीब 20 से 25 सालों में सार्वजनिक उपक्रम की जितने भारत सरकार की कंपनियां थी, ज्यादातर प्राइवेटाइज हो गई। और जो प्राइवेटाइज हो गई वहां नौकरियां है ही नहीं, नौकरी बची नहीं, नौकरी आप दे नहीं रहे हो। और ऊपर से नौकरी पाने के लिए जिस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को अर्जित करने के लिए पहले गरीब परिवार के बच्चे छात्रवृत्ति से भी अपनी पूरी पढ़ाई कर लेते थे, डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेते थे,
लॉ की डिग्री कर लेते, मैनेजमेंट की डिग्री कर लेते थे। तो एक तरफ तो सरकारों ने स्कॉलरशिप को लगभग कट कर दिया। जो 1975 में ट्राइबल सब प्लान बना, ट्राइबल सब प्लान के पैसे को बहुत कम कर दिया। और 1979 में जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड बना, उस फंड को भी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, ना के बराबर कर दिया। हायर एजुकेशन की जो स्कॉलरशिप है उसको लगभग खत्म कर दिया। पहले गरीबों के बच्चे भी स्कॉलरशिप के पैसे से पूरी डिग्री कर जाते थे, उनको पैसे की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अगर आपके बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है या मैनेजमेंट करना है या एनएलयू से लॉ करना है, तो 4 साल की इंजीनियरिंग और 5 साल का लॉ, इसको करने के लिए पहले तो एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग लेनी पड़ेगी, उस पर 2-3 लाख रुपया कम से कम खर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका बच्चा क्वालिफाई कर भी ले तो उस डिग्री को करने के लिए, 5 साल की डिग्री को करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। और 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। और अगर आईआईएम से एमबीए करेंगे तो कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। मैं ये अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूं और देख पा रहा हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोगों के पूरे परिवार की महीने की इनकम 5,000 रुपया से लेकर 20,000 रुपया महीना के बीच है। 99% लोगों की। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो या तो उनके पेरेंट्स सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन से आ गए या उन्होंने कोई छोटा मोटा व्यापार कर लिया। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या पूरे देश में अगर जोड़ ली जाए तो मुश्किल से 1% बैठेगी। तो 1% परिवार तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन 99% अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, 98% ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे, 75% जनरल कैटेगरी के बच्चे हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, मजबूरी में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। आप पूरे देश का डाटा उठा के देख सकते हैं तो पूरे देश का डाटा बताता है जनरल कैटेगरी के 75%, एससी एसटी के 99%, ओबीसी और माइनॉरिटीज के 98% बच्चे हायर एजुकेशन पैसे के अभाव से छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो जब वो पढ़ ही नहीं पाएंगे तो वो फिर वो नौकरी के लायक बनेंगे कैसे? और जो 1% अपने बच्चों को पढ़ा के लाखों रुपए खर्च करके उस काबिल भी बना रहे हैं, तो उसमें वैकेंसी किसी विभाग में 1 निकलती है, किसी में 2 निकलती है। एक वैकेंसी के खिलाफ हजार वेल क्वालिफाइड बच्चे लाइन में लग के खड़े हैं। और उसमें फिर रिटर्न एग्जाम पास करके जो सबसे ज्यादा काबिल होगा, जो मेरिट में नंबर आएगा, उसको नौकरी मिलेगी। तो अगर 1000 बच्चे क्वालिफाई किए तो और वैकेंसी 1 है तो 1 को मिलेगी, 999 तो क्वालिफाइड बच्चे फिर भी रह गए। ऊपर से आप कह रहे हो सब क्लासिफिकेशन करो, आपके पास डाटा कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट मैंने जब पढ़ा तो मैंने ये पाया कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकार ने ऐसा कोई डाटा उपलब्ध ही नहीं कराया कि किसी जाति को किस प्रकार की ए बी सी डी ग्रुप में कितनी कितनी नौकरियां मिली। जब कोर्ट के सामने ये डाटा ही उपलब्ध नहीं था कि किस जाति को ज्यादा मिल गई और किस जाति को कम मिल गई। और उससे पहले तो ये डाटा उपलब्ध होना जरूरी था कि अनुसूचित जाति की टोटल कितनी जातियां हैं और उन अलग अलग जातियों में ए ग्रुप में कितने लोगों को नौकरी मिली, बी में कितने को मिली, सी में कितने को मिली, डी में कितने को मिली, ताकि अगर कोर्ट के सामने डाटा उपलब्ध होता कि फला जाति की इतनी संख्या और उस जाति को इतने जॉब ए या बी या सी या डी में मिला, और अगर सपोज करो 1208 जातियां शेड्यूल्ड कास्ट में हैं तो 1208 जातियों को पहले 1208 जगह बांट दो। क्या ऐसा कोई डाटा उपलब्ध था? और फिर ये ए बी सी डी ग्रुप में कौन कौन से जाति को कितनी कितनी नौकरियां मिली? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसा कोई सर्वे, ऐसा कोई डाटा उपलब्ध कराया गया? तो जब कोर्ट के सामने किसी सरकार ने ऐसा कोई डाटा उपलब्ध ही नहीं कराया
तो फिर ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर लिया? आप जजेज हैं, आपको लोग भगवान की तरह मानते हैं। लोग कहते हैं कि ये जो टेंपल ऑफ जस्टिस है, न्यायालय जो है वो भगवान का घर है, न्याय का मंदिर है, यही कहते हैं ना लोग, जो आम लोग हैं। मैं तो चलो नहीं मानता, मैं तो आत्मा परमात्मा में भरोसा नहीं करता, लेकिन जो लोग मानते हैं, मैं उस नजरिए से भी अगर बात करूं तो इसका मतलब यह तो है, जिस न्यायालय को लोग न्याय का मंदिर मानते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, अगर उस न्यायालय के सामने सरकार ने ऐसा कोई डाटा ही उपलब्ध नहीं कराया कि किस जाति को कम मिला, किसको ज्यादा मिला, किस जाति में किस तरह के क्वालिफाइड बच्चे कितने थे, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर किस आधार पर यह कह दिया कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए? उनको सपने कहां से आ गए? इसका मतलब यह जजमेंट कहीं ना कहीं प्रीजुडिसनेस की तरफ इशारा करता है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ बायसनेस या कहीं बाहर का दखल नजर आता है। वो किसका हो सकता है, आप बेहतर समझ सकते हैं। और मेरी एक और चिंता है, सपोज करो एक मिनट के लिए, चूंकि झगड़ा अनुसूचित जाति में आपस में, अनुसूचित जाति जनजाति में आपस में झगड़ा करवाने वाला निर्णय है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का झगड़ा, ये जो जजमेंट है, ये अनुसूचित जाति जनजाति में आपस में झगड़े करवाने वाला जैसा है। और ये क्यों है? ये इसके ऊपर मैं एक बात कहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक कहावत है, सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आप मराठी में नहीं जानता हूं, नहीं तो मराठी में बताता। यानी कि एक तरीके से ना तो सूत है ना कपास है, और जुलाहा जो बुनता है कपड़े, वो आपस में लठ बजा रहे हैं उसे बांटने पे। नौकरियां हैं नहीं सरकार के पास देने के लिए। जब नौकरियां ही नहीं है तो भाई सब क्लासिफिकेशन किस लिए? झगड़ा क्यों करवा रहे हो आप? आपने 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से बैन लगा दिया, आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दिया। तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट तो आपने बैन कर दिया। ऊपर से आप लेटरल एंट्री लाकर जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर की भर्ती डायरेक्ट कर रहे हो, और उसमें रिजर्वेशन दे नहीं रहे हो। तीसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में भी आधी वैकेंसी आप ठेके पे भर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे भर रहे हो। तो पहली तो आपके पास नौकरियां देने के लिए ही है। 4th क्लास आपने पूरा आउटसोर्स कर दिया, और ए बी सी में भी आप ठेके पे भर्ती कर रहे हो। और अगर जो मान लो एक मिनट के लिए, फिर भी मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, अगर सपोज करो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली 2, मैं आपको एग्जांपल देता हूं हरियाणा का। हरियाणा में टोटल 78 शेड्यूल्ड कास्ट में जातियां हैं। अब उन्होंने उसको सब क्लासिफिकेशन में 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक तो क्लास ए, क्लास बी। एक में सपोज करो 50 जाति डाल दी 78 में से, एक में 28 जाति डाल दी। अब जूनियर इंजीनियर की शेड्यूल्ड कास्ट की 2 वैकेंसी निकली, और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। अब पहली बात तो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए, वही बच्चा केवल उसके एग्जाम में बैठ पाएगा, बाकी बच्चे तो नहीं भर पाएंगे। क्या ऐसा कोई सर्वे अभी तक है कि कौन सी जाति में कितने बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं सिविल इंजीनियरिंग से? ऐसा कोई डाटा आपके पास है नहीं। एक डाटा जरूर उपलब्ध कराया गया सरकार के द्वारा, एक ग्रुप में ऐसी 12 जातियां हैं हरियाणा के अंदर जिसका एक भी आदमी, एक सिंगल आदमी भी, पूरी 12 जातियों में से एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसका एक ग्रुप में एक भी आदमी हो। 17 जातियां ऐसी हैं 78 में से जिसका एक आदमी भी बी ग्रुप की नौकरी में नहीं है हरियाणा के अंदर, और 4 जाति ऐसी हैं जिनका डी ग्रुप में भी एक भी आदमी, 78 जातियों में से ऐसी 4 जातियां जिसका एक भी आदमी चपड़ासी भी नहीं है, सफाई कर्मचारी भी नहीं है। अब आपने सब क्लासिफिकेशन कर दिया। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी एक एक जानी है, एक क्लास ए को जानी है, क्लास बी को जानी है। अब मान लो 1000 बच्चों ने क्वालिफाई किया,
एक 50 में से एक जाति के एक बच्चे को जेई की नौकरी सिविल इंजीनियर की एक को मिल गई, 50 में से 49 जाति फिर भी रह गई, और दूसरे 28 जातियों में से एक को मिल गई, 27 जाति फिर भी रह गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, यह सवाल आप सबसे भी कर रहा हूं कि ये हमें अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़वाने के लिए जो साजिश की गई है, इस साजिश को समझना पड़ेगा। नौकरियां है नहीं, लेकिन आपस में एक बहस शुरू हो गई। कुछ अनुसूचित जातियां कह रही है कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, केवल कुछ ही जाति के लोग सारा हक खा गए हमारा, जबकि हकमारी कर कोई और रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में किस जाति के सबसे ज्यादा जज है तो हर कोई जानता है, ब्राह्मण जाति के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जज है, लेकिन यह कहता कोई नहीं मिलेगा कि हमारा हक ब्राह्मण खा गए। इसी तरह बी ग्रुप सी ग्रुप में भी आप देखेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के लोग सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और जो हायर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उसके अंदर भी वही लोग बैठे हैं। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस पर वही लोग बैठे हैं। जितनी जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है, जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरीज है 81, उसमें भी SC ST OBC तीनों को भी जोड़ लो तो मुश्किल से 5 हैं, लगभग 75 वो सारे स्वर्ण जाति के लोग सेक्रेटरीज, पॉलिसी वो लोग बना रहे। आपके हिस्से में आ क्या रहा है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये आपस में झगड़ा करवाने की साजिश है, आपस में लड़वाना चाहते हैं, और ये सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट मेरी दृष्टि से संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और संविधान के लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व बाकी संविधान जो सभा के सदस्य हैं, या संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी, जो सोच थी संविधान लिखते वक्त, उस सोच के खिलाफ है। यह आपस में लड़वाने की साजिश है। आप नौकरियां आपके पास देने को है नहीं और आप आपस में लठ बजवा रहे हो। तो मैं अपने लोगों को भी सचेत करता हूं कि कोई भी इसका विरोध करने की बजाय सीधा विरोध मत करो। सीधा विरोध करोगे तो अनुसूचित जाति में आपस में बंटवारा होगा, झगड़ा होगा। सीधा विरोध करने की बजाय सीधा पहले ये कहो कि भी पहले तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को वापस सरकार के अधीन लाओ, जिसमें ज्यादा वैकेंसी के नौकरी के मौके निकलते थे। दूसरा, उनसे कहो कि हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी लेवल तक बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए। आपने अगर ये बात करना शुरू कर दिया कि हमें जितने आपने सार्वजनिक उपक्रम बेच के प्राइवेटाइज किए हैं उनका राष्ट्रीयकरण क्यों? क्योंकि अगर इंदिरा गांधी जी बैंकों का और इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर सकती थी उस जमाने में, तो आज क्यों नहीं हो सकता? आप प्राइवेटाइज इसलिए कर रहे हो ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर जो लोग रिजर्वेशन का लाभ लेकर नौकरियों में आए, उससे एक मध्यम वर्ग इस समाज के अंदर भी पैदा हो गया, और वो मध्यम वर्ग पढ़ लिख गया, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल के उसने अध्ययन किया, ज्ञान को अर्जित किया, और वो सवाल पूछने लगा सत्ता से, सरकार से। वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगा, और तो और वो पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके अपनी लड़ाई लड़ने लगा। तो ये बात उनको दर्द पैदा करती है, ये बात उनको दर्द पैदा करती है कि अम्बेडकरवादियों की जो जमात पैदा हुई है, ये न्याय के लिए लड़ती है, ये लड़ना सीख गई है। और ये कहीं ना कहीं इनके पास नौकरी से जो सामर्थ्य आया है, इस वजह से इनमें बोलने की ताकत आ गई है। इनकी बोलने की ताकत अगर छीननी है, अगर इनको फिर से गुलाम बनाना है, तो इनसे पढ़ाई छीन लो। तो मनुस्मृति की जरूरत नहीं, इतनी महंगी कर दो पढ़ाई, अपने आप पढ़ाई छोड़ दें। तो पहला तरीका उन्होंने अपनाया, पढ़ाई को, शिक्षा को महंगा किया, ताकि हमारे लोग पढ़ाई से धीरे धीरे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ दें। दूसरा, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन तो खत्म नहीं कर सकते, वोट चाहिए, वोट की राजनीति पूरी रिजर्वेशन के इर्द गिर्द हो रही है आजकल। तो जाति जनगणना, हिस्सेदारी, भागीदारी है कहां? सारे जब उपक्रम प्राइवेटाइज कर दिए तो हमारी तो भागीदारी आपने खत्म ही कर दी। तो पूरा तंत्र एक तरफा हमारे खिलाफ है, और ये तंत्र बेसिकली हमें आपस में लड़वाने के लिए, हमें बांटने के लिए, और ताकि हम अपने हक की लड़ाई मिलजुल के इकट्ठे होकर ना लड़ पाए, इसलिए आपस में लड़ाने के लिए। और जो सरकारी सारी एक एक करके जो नौकरियां इन्होंने कम की हैं, वो भी इसलिए की हैं ताकि ये लोग नौकरी में आएंगे तो इनके घर में पैसा आएगा, पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे तो बोलने की ताकत आएगी, बोलने की ताकत आएगी तो सत्ता से सवाल करेंगे। इसीलिए चूंकि आरटीआई में भी सबसे ज्यादा लोग हमारे जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का लाभ उठाया, उससे सत्ता से सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को भी डाइल्यूट किया। उन्होंने भारत के संविधान को, जिसने हमें ताकत दी है, भारत के संविधान को भी डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट को भी डाइल्यूट किया। उन्होंने अब एक और रास्ता निकाला कि अगर सरकार कुछ देना भी चाहती है दबाव में, लेकिन सरकार का मन देने का नहीं है, तो पीआईएल डलवा देते कोर्ट में। अब कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर्स ऊपर उनके हैं, और वहां जाते ही आपको जो कुछ मिलने वाला उसको भी स्टे कर देते हैं, उसको सालों साल लटका देते हैं। कोर्ट से निर्णय नहीं आता सालों साल। यानी कि हमारी हकमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हमें गलत बात का विरोध तो करना, पर करना किस चतुराई से है, इसका रास्ता खोजना पड़ेगा। सीधे सीधे नहीं बोलना है, बल्कि सीधे बोलने की बजाय उनको हमें यह कहना है कि आप सब क्लासिफिकेशन की बात बाद में करो, पहले नौकरी दो। आपने तो नौकरियां ही खत्म कर दी हैं, पहले हम लोग को शिक्षा दो। तो मैं अपने, वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है, चूंकि मैं ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर हूं कि मैं जितने भी सभाओं में पूरे देश में जा रहा हूं, उन सभाओं में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग आते हैं जो नौकरियों से रिटायर हुए हैं। रिटायर लोगों की पूरी वर्कफोर्स तैयार हो गई है, नई नौकरियां लग नहीं रही है, और रिटायर लोग ही सुनने आते हैं और सुनाने आते हैं। उन रिटायर लोगों के जवान बच्चे नहीं आते। हमने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, अपने जवान बच्चों को मिशन मूवमेंट नहीं समझाया। हमने उन्हें यह तो कहा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो, पूरी तरह उन्हें पैसे की तरफ, नौकरी की तरफ मोड़ दिया। लेकिन पढ़ाई जरूरी है, नौकरी जरूरी है, व्यवसाय जरूरी है, लेकिन जितना वो जरूरी है उतना ही स्वाभिमान के और सम्मान के साथ जीना जरूरी है। उतना ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सामाजिक न्याय का आंदोलन जरूरी है। तो सामाजिक न्याय का आंदोलन क्या रिटायर लोग लड़ेंगे? जवान लोग आ ही नहीं रहे। जहां भी मैं पूरे देश में जा रहा हूं, बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, जवान नहीं आएंगे। अपने बच्चों को, जवान बच्चों को अगर मिशन मूवमेंट नहीं सिखाओगे, अगर उन्हें आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का बलिदान, बाबा साहब अंबेडकर के 5 में से 4 बच्चों की कुर्बानी, उनका बलिदान, अपनी जवान पत्नी का बलिदान, अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमें उन्होंने दिया, उसमें से 70% छिन गया है, 30% बचा है जो आने वाले 10-15 साल में छिन जाएगा। और ये जो रिजल्ट आपका महाराष्ट्र का बताता है, हरियाणा का बताता है, या अलग अलग राज्यों में जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट भी इसी ओर इशारा करते हैं कि वो आपको थोड़ा थोड़ा 1000-2000 बांटेंगे। 10,000 का टैक्स ऊपर फालतू लगा के, महंगाई बढ़ा के, उसी से आपसे मान लो 10,000 करोड़ वसूलेंगे और 1,000 करोड़ आप में बांट देंगे, तब भी 900 करोड़ के फायदे में सरकार है। आप ही से लेना है और उसमें से मुट्ठी भर आपको वापस देना है, और बेवकूफ बनाकर आपकी वोट की डकैती डालनी है। इस तरीके से पूरे देश के गरीब लोगों को खास तौर पर बर्बाद किया जा रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि ये वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितनी कुर्बानी से दिया था, लेकिन हम 1000-2000 रुपए में, छोटे मोटे लालच में, जैसे लाडली बहना, ऐसी छोटी मोटी स्कीम बनाकर, अब मैं पूछना चाहता हूं 500 रुपए किसान को हर महीने दे भी देंगे तो क्या उसको उसका पूरा मूल्य मिल जाएगा? 1000-1500 रुपए अगर लाडली बहना में दे दी तो क्या घर चल जाएगा? अरे नौकरी आप दे नहीं रहे हो, नई नौकरी का अवसर भी पैदा नहीं कर रहे हो, रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए लोन की व्यवस्था भी नहीं कर रहे हो कि वो अपना व्यवसाय कर लें, और तो और शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन रहे हो। आप बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी नहीं कर रहे हो। खास तौर पर जो गरीब है, मध्यम दर्जे का है, मजदूर है, किसान है, उनके बच्चों से शिक्षा को छीन रहे हो, उनके बच्चों से निवाले छीन रहे हो, उनके आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। तो क्या आप अपने बच्चों को इस तरह 1000-2000 रुपए के लालच में, शराब की बोतल में अपनी बाबा साहब के दिए हुए बहुमूल्य वोट के अधिकार को इस तरह बेच दोगे? क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी को बेकार कर दोगे? क्या जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चे और पत्नी को गंवाया, उनकी उस कुर्बानी को बर्बाद कर दोगे? शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि रिटायर लोगों की फौज बढ़ती जा रही है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, चारों तरफ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। हमारे लोगों के साथ आए दिन जिस तरह की उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या दोबारा मनुस्मृति वापस नहीं आ रही है? किसका इंतजार है आप लोगों को? मान लो कि बहुत लोग आजकल लाइन में लगे, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे मैं 10 साल के करीब एमएलए रह लिया, 5.5 साल मंत्री रह लिया, मैंने पाया
कि ये कुर्सियां सारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई है, कोई कमाई हुई हमारी आपकी कमाई से नहीं आई है। हम अगर उनके विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते तो लानत है। और संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जीत भी जाओगे, पहुंच भी जाओगे, एमएलए बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, अब कर क्या लोगे? आप ही के आंखों के सामने आप ही के समाज के खिलाफ योजनाएं बन रही है सरकारों के द्वारा, आपके रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, आपके पढ़ने के अवसर खत्म हो रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? एकजुट होकर अगर पूरी संसद के अंदर SC ST OBC के लोग, अगर हमारे नेता खड़े हो जाए और कह दे कि हम संसद को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक हमारे हायर एजुकेशन का, हमारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम सरकारें ना कर दें, जब तक हमारे स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पूरा फंड ना मिल जाए, और वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए, जो कोई करेगा उसको सजा होनी चाहिए, जब तक ऐसी व्यवस्था बनवाने की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, निरंतर इसी तरह की जजमेंट अलग अलग सरकारों से भी इस तरह के निर्णय होंगे, और जब कोर्ट जाओगे तो कोर्ट से भी निर्णय इसी प्रकार के निर्णय जो संविधान के खिलाफ होंगे, हमारे लोगों के खिलाफ होंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ होंगे, ये जजमेंट आते रहेंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जागरूक बनिए, सजग बनिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को ना केवल अच्छे से पढ़िए, केवल उनका नाम लेने से, उनकी मूर्ति लगाने से, उस पर माला पहनाने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूं तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को भी मान लो, तब कहीं जाके काम बनेगा। इस लड़ाई को हम और आप मिलके निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। चूंकि होके मायूस नाइयों शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।